भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़ देखते हैं, बस शायद उतना गौर नहीं करते। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को, इसके हर पहलू को परत दर परत समझते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही होगा, है ना, कि आखिर एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या कोई सरकारी ऑफिस, हर जगह साइन बोर्ड पर ये दो भाषाएं क्यों होती हैं? तो मैं बता दूं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था है और आज हम उसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो इस भाषा की पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा, मतलब वो कानून और नियम जिनकी वजह से ये पूरा सिस्टम बना है। जी हाँ, ये कोई अचानक से हुआ फैसला नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सोचा समझा खाका है, एक ब्लूप्रिंट, और इस ब्लूप्रिंट की नींव रखी गई थी हमारे संविधान में। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें हैं भारत के संविधान में। जब देश आज़ाद हुआ तो भाषा का सवाल बहुत ही नाजुक था। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर बहुत सोचा, बहुत बहस की, ताकि एक ऐसा रास्ता निकले जो पूरे देश को जोड़ कर रखे। और उस सारी बहस और सोच विचार का नतीजा निकला एक आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 343। बस यही वो नंबर है जो भारत की राजभाषा की पूरी कहानी को शुरू करता है। सुनने में एक छोटा सा आर्टिकल है, पर इसका असर बहुत गहरा है। तो ये आर्टिकल 343 कहता क्या है? सीधी सी बात है, ये कहता है कि भारत संघ की राजभाषा होगी हिंदी और लिपि होगी देवनागरी। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, वो है अंक। संविधान ने कहा कि हम देवनागरी वाले अंक नहीं, बल्कि इंटरनेशनल न्यूमरल्स यानी 1, 2, 3 इनका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। संविधान में ये भी लिखा था कि अगले 15 साल तक, मतलब 1965 तक, सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल होता रहेगा। सोचा ये गया था कि 15 साल में हिंदी पूरी तरह से इसकी जगह ले लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। भारत की भाषाई विविधता इतनी ज्यादा थी और राजनीतिक हालात ऐसे बने कि ये साफ हो गया, अंग्रेजी को हटाना इतना आसान नहीं होगा। तो अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा। यहीं पर तस्वीर में आते हैं नए एक्ट्स और रूल्स, क्योंकि देखिए, संविधान तो एक दिशा दे देता है, पर उसे जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा कानूनी ढांचा चाहिए होता है। और ये टाइमलाइन पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाती है। देखिए, 1950 में संविधान ने शुरुआत की, फिर 1965 की डेडलाइन पास आने से पहले 1963 में आया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसने अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए जारी रखने की गारंटी दे दी। और फिर 1976 में आए नियम, जिन्होंने बताया कि ये सब रोजमर्रा के काम में लागू कैसे होगा। 1963 का ये जो एक्ट था, ये गेम चेंजर था। इसने हिंदी अंग्रेजी वाली इस बाइलिंगुअल सिस्टम को पक्का कर दिया। इसने कहा कि अंग्रेजी का इस्तेमाल सभी सरकारी कामों के लिए होता रहेगा। साथ ही ये भी जरूरी कर दिया कि केंद्र के सारे कानून हिंदी में भी उपलब्ध हों। और हाँ, इस सब पर नजर रखने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई। अच्छा, तो कानून बन गए, नियम तय हो गए, लेकिन असल सवाल तो ये है कि ये सब असली दुनिया में, मतलब सरकारी दफ्तरों के रोज के काम में कैसे लागू होता है। क्योंकि कागज पर कानून बनाना एक बात है और उसे असलियत में चलाना बिल्कुल दूसरी। इसका जवाब मिलता है 1976 के रूल्स में, और ये जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल था। इन नियमों ने क्या किया, पूरे देश को कम्युनिकेशन के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट दिया। रीजन ए, बी और सी, मतलब एक ही नियम सब पर लागू करने के बजाय भारत की विविधता को समझा गया। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। रीजन ए में वो राज्य हैं जहां हिंदी ज्यादा बोली जाती है, तो वहां सरकारी कामकाज ज्यादातर हिंदी में होता है। रीजन बी में मिले जुले राज्य हैं, तो वहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों चलते हैं। और रीजन सी, जैसे कि दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट, वहां केंद्र सरकार के दफ्तरों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में काम करना जरूरी है। और हाँ, याद है हमारा पहला सवाल, साइन बोर्ड वाला? उसका जवाब भी यहीं छिपा है। नियम बहुत सीधा है। किसी भी ऑफिशियल साइन बोर्ड पर हिंदी या तो पहले लिखी जाएगी या ऊपर, और अंग्रेजी उसके बाद या नीचे। छोटा सा नियम है, पर यह दिखाता है कि ये पॉलिसी असल में काम कैसे करती है। और बात सिर्फ साइन बोर्ड की नहीं है, ऐसे कई और नियम हैं। जैसे अगर किसी ने सरकार को हिंदी में चिट्ठी लिखी, तो जवाब हिंदी में ही देना होगा।
सारे सरकारी फॉर्म्स को बाइलिंगुअल यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखने के खास ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं। चलिए, अब तक हमने सिस्टम की बात की, पर इस पूरे सिस्टम का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? हमारे क्या अधिकार हैं और आगे का रास्ता क्या है? यहाँ आता है संविधान का एक और जरूरी आर्टिकल 350, और ये हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी शिकायत सरकार को किसी भी भाषा में दे सकता है जो देश में इस्तेमाल होती हो। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। और आखिर में है आर्टिकल 351। ये सिर्फ आज की बात नहीं करता, ये भविष्य का एक विजन देता है। इसे आप एक तरह का मिशन स्टेटमेंट कह सकते हैं। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय करता है कि वो हिंदी भाषा को बढ़ावा दे, लेकिन कैसे? इस तरह से कि वो पूरे भारत की मिलीजुली संस्कृति को जाहिर करने का एक जरिया बन सके। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। कोई भी देश एक तरफ अपनी एक राजभाषा को बढ़ावा देने और दूसरी तरफ सैकड़ों दूसरी भाषाओं का सम्मान करने, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? भारत की ये जो राजभाषा नीति है, ये इसी संतुलन को बनाने की एक लगातार कोशिश है। एक ऐसा संतुलन जो आज भी हमारे देश के भाषाई भविष्य को आकार दे रहा है।